हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में। बेसिक से बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का टॉपर आइडियाज में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में। इससे पहले आपको बता दें मेरे भाई कि अगर आप कहीं भी पढ़े हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये क्लास अगर आप देखते हैं तो आपसे वादा करते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए एक शर्त है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है, और जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आपको इसी को कॉपी में लिखना है, और आपका नोट्स भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ भी इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले नाम है चैप्टर का क्या, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिलने से एक नया प्रोडक्ट बनता हो, यानी कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग यही देखे कि दो नया सब्सटेंस, अगर दो एक अलग अलग सब्सटेंस को मिलने से एक तीसरा नया सब्सटेंस अगर क्या हो रहा है, का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमें क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ले लिए हैं, और फिर क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बना है, वाटर बना है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। ये हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, तो ये हमारा गैस है। क्या है, ये गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या है दोस्तों, तो ऑक्सीजन भी हमारा गैस है। लेकिन बना क्या है, तो बना है हमारा वाटर। जो है हमारा वाटर क्या है दोस्तों, तो ये हमारा लिक्विड है। तो क्या हो रहा है, एक नया चीज बन रहा है ना। तो यही है केमिकल क्या, केमिकल रिएक्शन, यानी कि दो सब्सटेंस को लेने से और एक तीसरा नया सब्सटेंस बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों कि जिसको हम एक बार अगर केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो फिर से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के अगर हम वाटर बना दिए, तो क्या वाटर से फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो नहीं। तो हम कहेंगे कि सर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन एक बार हो जाने के बाद फिर से हम लोग रिवर्स यानी कि उल्टा उसी फॉर्मेट में नहीं ला सकते हैं। यानी कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे दोस्तों कि केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज किसको कहते हैं। केमिकल चेंज का मतलब हुआ कि एक बार अगर हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो फिर से उसी अवस्था में, पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि दही, दूध को अगर हम दही में कन्वर्ट कर दिए हैं, यानी कि मिल्क से अगर हम कर्ड का फॉर्मेशन कर दिए हैं, कर्ड का बना दिए हैं, तो क्या दही को फिर से दूध बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो यही है हमारा क्या दोस्तों, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी क्या है, कि केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है फिजिकल मेथड। तो आखिर ये फिजिकल मेथड होता क्या है, तो आप क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में ही आप पढ़े होंगे कुछ फिजिकल मेथड के बारे में, और एक्टिविटीज भी वहां पे बहुत सारा दिया गया था। देखिए फिजिकल मेथड क्या कहता है दोस्तों, तो फिजिकल मेथड जैसे डिस्टिलेशन हो गया, इवोपरेशन है, फिल्टरेशन है, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, तो ये सभी क्या है दोस्तों, फिजिकल मेथड है। तो इन सभी मेथड के द्वारा कभी भी केमिकल रिएक्शन को फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यहां तक उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का ये है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, आखिर जब केमिकल रिएक्शन हम किसी भी सब्सटेंस को करवाते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन जब अकर्स होता है, यानी केमिकल रिएक्शन होने के दौरान क्या क्या घटना घट सकता है, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसके स्टेट में परिवर्तन हो। तो स्टेट में परिवर्तन का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे ये गैस था, ये भी गैस था, और फिर क्या बन गया, लिक्विड बन गया, यानी स्टेट में परिवर्तन हो गया। हम लोग 3 स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही पढ़े हैं ना। तो देखिए गैस था और बन गया क्या, लिक्विड। तो यही कह रहा है कि चेंज इन स्टेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हो सकता है, उसके स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, या फिर चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो सकता है ना, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शन होने के बाद हो सकता है उसके जो टेम्परेचर इधर हो, उसके बाद जो प्रोडक्ट बने उसका टेम्परेचर कुछ अलग हो, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन करवाने के दौरान कुछ क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कुछ गैस रिलीज होता है। आगे हम लोग इसको और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर एग्जांपल क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब हुआ दोस्तों, लोहे में जो जंग लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब ऑक्सीजन के क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर के कंपैरिजन में, यानी कि कांटेक्ट में जब क्या होता है, आयरन आता है, तो क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, ये क्या हो जाता है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है दोस्तों, तो ये एग्जांपल क्या है, किसका है, केमिकल रिएक्शन का है।
फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अभी अभी हम बताए हैं कि दूध से दही का बनना क्या होता है दोस्तों, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। फिर बर्निंग ऑफ पेपर की अगर हम बात करें, अगर हम कागज को जला देते हैं तो वो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे शरीर में जो भोजन का डाइजेशन होता है यानी भोजन का पाचन होता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एक बार अगर भोजन को हम डाइजेस्ट कर लिए तो क्या फिर से भोजन को हम भोजन के रूप में उस डाइजेस्ट किए हुए चीज को प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। यानी फिर से पुनः रीस्टेट में यानी उसी अवस्था में अगर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वो सभी के सभी क्या है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम रिस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पायरेशन भी क्या है दोस्तों, तो रिस्पायरेशन भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है यानी कि केमिकल रिएक्शन है। फोटोसाइंथेसिस की बात करें, प्लांट में क्या होता है, फोटोसाइंथेसिस के द्वारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो फोटोसाइंथेसिस भी एक क्या है, एक कैसा प्रोसेस है, तो वो जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर वेस्ट डिकम्पोजिशन, ये वेस्ट डिकम्पोजिशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं, खीरा छीले और खीरा छील के फेंक दिए, ठीक है। कद्दू छीले हैं यानी कि लौकी को छीले और छिलका को क्या कर दिए, फेंक दिए। तो क्या जब आप फेंकते हैं 10 दिन बाद या फिर 2-4 दिन बाद आप देखने जाइएगा तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, वो बिल्कुल जैसे फेंके तो वैसे ही रह जाता है, नहीं, उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं और वो गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं यानी सड़ जाते हैं, यानी छोटे छोटे भाग में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसके बाद फिर से हम क्या पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो नहीं ला सकते हैं। तो ये भी क्या है, वेस्ट डिकम्पोजिशन भी क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर हम लोग बेकिंग केक की अगर हम बात करें तो जो केक बनाने का उद्योग जो होता है दोस्तों, वहां पे जो केक का फॉर्मेशन किया जाता है वो भी क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अब क्या है, केमिकल रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट। तो केमिकल रिएक्शन का 2 कंपोनेंट होता है, कौन कौन होता है, तो एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट किसको कहते हैं, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट किसको कहते हैं, द सब्सटेंस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो यानी कि पार्टिसिपेट करता हो, वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो कुछ नया बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट कह रहा है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रोडक्ट कहते हैं। ये समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल में समझिए, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, तो एनसीईआरटी बेस्ड मान करके आपको पढ़ाया जा रहा है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब ये वीडियो देखने के बाद अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट आपसे छूटने नहीं जा रहा। आपको ये पता होगा कि कोई भी एग्जाम जो होता है, सीबीएसई जो हमारे एग्जाम बोर्ड का होता है, उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी को ही बेस्ड मान करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा से अच्छा आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। जैसे कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर, यानी कि क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ये क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि यही दोनों से मिलकर ये दोनों क्या किया है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और ये दोनों के मिलने से बना क्या, तो वाटर बना। तो वाटर हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जब हम मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम क्या है दोस्तों, तो एक एलिमेंट है ना, एक मेटल है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब क्या करते हैं दोस्तों, एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको हम जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो वही लिखा है कि मैग्नीशियम और को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या किया है दोस्तों, तो पार्टिसिपेट किया है। तो जो पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कभी कभी आप लोगों को सिंबल में लिखा दिखे मिलेगा, तो आगे तो हम जब केमिकल इक्वेशन समझ में आएगा, ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपको समझ में आएगा कि आखिर हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो देखिए अब हम लोगों को समझना है कि आखिर केमिकल इक्वेशन होता क्या है, आखिर में इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को की यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों, करेक्ट, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं।
समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग जब लिख रहे हैं यानी कि करवा रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। दूसरा बात ये कह रहा है कि आखिर जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सर, तो उसमें क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसी बात को कह रहा है कि इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन देयर फिजिकल स्टेट। तो आखिर इस लाइन से हमें ये समझना है मेरे भाई कि इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि अभी हम कुछ देर पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बात किए थे, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी सब्सटेंस शामिल होंगे उसके हम सिंबल्स को लेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जब हाइड्रोजन लिख रहे थे तो HYDROGEN यानी कि पूरा नाम लिख रहे थे। तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखने के दौरान हमें पूरा नाम नहीं लेना है, बल्कि उस हाइड्रोजन का सिंबल यानी कि हाइड्रोजन का H को लेंगे। ऑक्सीजन लिख रहे थे तो ऑक्सीजन का O को लेंगे, यानी कि सिंबल को यहाँ पे लेना है। तो वही कह रहा है कि जो रिएक्टेंट में शामिल होंगे सब्सटेंसेस उसका सिंबल को लेना है, और जो प्रोडक्ट में शामिल होंगे सब्सटेंसेस उसके सिंबल को लेना है। ठीक है, विथ मेंशन देयर फिजिकल स्टेट, और साथ ही साथ उसके फिजिकल स्टेट को भी क्या करना है, मेंशन करना है। अब हम कितने तरह के फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है उसको देखते हैं। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन तरह के फिजिकल स्टेट को तो आप जानते ही होंगे। पहले समझते होंगे कि ये क्या है, फिजिकल स्टेट है किसी भी मैटर का। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में होगा तो S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड में होगा तो L से करेंगे, गैस में होगा तो G से करेंगे। अब यहाँ पे एक्वस एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया है कि आखिर एक्वस क्या है सर। तो देखिए, पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि जब एक्वस रहेगा तो हम लोग एक यू से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्वस आपके लिए नया वर्ड आया है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आखिर एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है। तो इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे दोस्तों कि सॉल्वेंट के रूप में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। यानी कि सॉल्वेंट क्या है, अब आप लोगों को समस्या हो गया, हो सकता है आप 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो आपको समस्या आ रहा होगा कि आखिर सॉल्वेंट होता क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि जैसे जब हम लोग सॉल्यूशन को लिखते हैं, देखिए जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं मेरे दोस्त, जब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन को लिखना होता है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो सॉल्यूट, सॉल्यूट और प्लस में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना है क्या, शुगर का, यानी कि अगर हम शुगर और प्लस में वाटर ऐड कर दे रहे हैं तो चीनी पानी का क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, है कि नहीं, ग्लूकोज बन जाएगा। ये चीनी पानी को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया दोस्तों। तो ये एक ग्लूकोज जो सॉल्यूशन बना है, किसका किसका बना है, शुगर का और वाटर का। तो आप जानते होंगे कि जब हमें ग्लूकोज बनाना होगा तो ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा चीनी ले लेंगे या पानी कम लेंगे, पानी को हमको ज्यादा लेना पड़ेगा। तो जो ज्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वही हमारा सॉल्वेंट होता है, और जो कम मात्रा में ऐड करते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो सीधा सा मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि जो चीज को हम क्या कर देते हैं, घुला देते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से जो मिल जाए उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और जो जिसमें वो कैपेसिटी हो किसी भी चीज को घुलाने का उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में रहे उसको सॉल्यूट बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो आप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें वाटर का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, यानी सॉल्वेंट के रूप में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे ये दो था दोस्तों आपको क्लास 9th का बात, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आपके समझाने के लिए था। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप क्लास 9th में अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़े दोस्तों, तो हम ये मान के पढ़ाते हैं कि हो सकता है आप क्लास 9th में पढ़े हो, आप यहाँ पे भूल गए हो। ठीक है, तो सारे चीजों को आपको क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए, अभी तक आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो अब जैसे ही हम ये दो एग्जांपल आपको बताएंगे तो आपको सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, कह रहा है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर, यानी कि जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है मेरे भाई, वाटर बनाता है। तो हम पहले क्या करते थे, अभी तक जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को नहीं जानते थे तो हम लोग ऐसे लिखते थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और क्या लिखते थे, वाटर। लेकिन अब यहाँ पे इक्वेशन में ये बातें नहीं चलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के सिंबल को लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के सिंबल को यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं।
तो हाइड्रोजन का दोस्तों सिंबल होता है H। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग हाइड्रोजन को लिखेंगे मेरे भाई तो ये गैस के फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे H2 लिखेंगे। और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म होता है तो O2 लिख दिए, लेकिन ऑक्सीजन का सिंबल तो वही होता है, ठीक है ना। अब देखिए वाटर है तो H2 और O2 जब रिएक्ट करेगा मेरे भाई तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये अभी भी हमारा जो ये इक्वेशन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। तो ये तो आप लोगों को समस्या ये आ रहा होगा कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मेरे भाई केमिकल रिएक्शन इसको कहेंगे जब दो सब्सटेंस मिला और एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये हमारा एक रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये जो हम ओवरऑल जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा ओवरऑल आप जो देख रहे हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा है, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, तो ये हम बोलेंगे क्या, ये है सर हमारा केमिकल इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल को केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल इधर भी लिया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्या है दोस्तों, उसी का एग्जांपल है। देखिए कह रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम क्या करते हैं दोस्तों, रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का हम नाम लिखे थे तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। तो हम बताएं कि ऑक्सीजन गैस है इसलिए उसको क्या लेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में यानी O2 के फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब रिएक्ट किया दोस्तों तो MgO बना, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। ये इसको हम क्या कहते हैं, MgO को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बताए थे कि सर सिंबल तो आपको लेना ही है, ठीक है, सिंबल तो लेना ही है, ठीक है। साथ में प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो देखिए रिएक्टेंट ये पूरा है ना, तो इसमें सभी सिंबल को लिए हैं, प्रोडक्ट में भी क्या किए, सिंबल का ही यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन बोला है कि मेंशन करना उसके फिजिकल स्टेट को भी, तो फिजिकल स्टेट दोस्तों यही है हमारा, ठीक है, इसके फिजिकल स्टेट को ही। तो आखिर ये जो मैग्नीशियम है कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यही तो इसका फिजिकल स्टेट है। तो हमारा मैग्नीशियम देखेंगे मेरे भाई तो ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। सॉलिड के लिए हम बताएंगे एस लिखना है तो ब्रैकेट में एस लिख देना है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन क्या है, तो एक गैस है, तो गैस के लिए हम बताएंगे स्मॉल जी से ब्रैकेट में घेर के लिखना है बगल में। तो इसके ये इसका मेंशन कर रहे हैं क्या, फिजिकल स्टेट को मेंशन कर रहे हैं। उसी तरीके से ये MgO है मेरे भाई, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉलिड लिख देंगे। तो ये जो हमारा ओवरऑल जो बन के तैयार हुआ मेरे दोस्त, ये जो हमारा ओवरऑल बन करके तैयार हुआ है, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, तो केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो ये केमिकल इक्वेशन इसको बोलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको केमिकल इक्वेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग आखिर केमिकल इक्वेशन अभी तक तो हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए। अब आप देख रहे होंगे मेरे भाई कि ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर देखिएगा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या अलग है और यहाँ पे अलग है, तो इन दोनों को हम बराबर कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जिसका नाम है क्या, कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप समझते हैं। देखिए तो अभी तक हम लोग दोस्तों केमिकल इक्वेशन लिखना सीख गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को आखिर बैलेंस करना सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आखिर रिएक्टेंट में मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जितना नंबर हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में है और जितना नंबर हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करने का आवश्यकता है, ठीक है। तो इस बात को समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आखिर बैलेंस करने का इसका 2 तरीका को इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि कुछ जो है सिंपल रिएक्शन दिए हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो जब सिंपल रिएक्शन यानी छोटा छोटा क्या किया जाता है, सब्सटेंस मिल करके जब प्रोडक्ट बनाता है, तो हम उसे टेबुलर मेथड से भी कर सकते हैं। और हीट एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड है दोस्तों कि बिना ये टेबल बनाए हुए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके बराबर करेंगे। तो अभी हम दो मेथड सिखाने वाले हैं बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर टेबुलर मेथड का यूज करके कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि आखिर एक नंबर जो आपका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो बनता है वाटर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि आखिर हमें बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि यहाँ देख रहे होंगे हम अभी बताए हैं
कि बैलेंस हम तभी कर पाते हैं, कभी तभी करना चाहिए जब हमारा देखते हैं कि रिएक्टेंट में जो नंबर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले ये समझिए कि जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम जो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में है वो कितना है, 2 है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना है, तो 2 है। ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो हम कहेंगे कि सर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में 2 है और नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का कितना है, तो 1 है। ऐसे समझते हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एलिमेंट के फॉर्म में सबसे पहले देखना है कि कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट किए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है। इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट आया है, कहीं भी नहीं आया है। तो हम एलिमेंट में क्या करेंगे, एक बार ऑक्सीजन लिख देंगे और दूसरा में क्या करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन लिख देंगे। समझ रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में भाग लिया है उसको हमको लिखना है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने एटम, तो 2 एटम भाग लिया है किसमें, रिएक्टेंट वाला साइड में, तो 2 लिख दिए। समझ रहे हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का कितने एटम भाग लिया है दोस्तों, तो 2। तो सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना लिया है भाग, 2, तो ऑक्सीजन के सामने 2 लिख दिए। हाइड्रोजन के कितना भाग लिया है, तो 2 लिया है, तो इसके सामने भी 2 लिख देंगे। तो रिएक्टेंट का तो हम लोग लिख लिया। अब प्रोडक्ट में लिखेंगे कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम भाग लिए दोस्तों, तो 2 एटम, तो हाइड्रोजन के 2 एटम, तो 2 लिख दिए। ठीक है ना। अब देखिए कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम, तो एक ही है ना, इसके साथ कोई एक या 2 या कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो कुछ नहीं, तो 1 है, तो ये कितने एटम है, 1 है। तो हम लोग लिखेंगे सर ये 1 एटम भाग लिए। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, कि बराबर करना है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को बराबर। अच्छा सोचिए मेरे भाई कि यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन में। तो कभी भी मेरे भाई ऐसे करके हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 2 इसको बनाना है, तो हमें जब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे मेरे भाई कि हम लोग क्या किए कि ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में ये हाइड्रोजन की संख्या को 4 बना दिए। पहले तो 2 था, आप बना दिए 4, है कि नहीं। तो देखिए पहले हमारा हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस था, लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन का संख्या 4 हो गया। बात समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट में कितना हो गया है, 4, यानी कि 4 होने का मतलब है कि हम इसमें 2 से गुना कर दिए। यही ना किए, हाइड्रोजन में हम लोग 2 से गुना कर दिए, तभी ना हो गया। तो जब इसमें 2 से गुना किया है मेरे भाई, तो इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कहाँ है, तो ये है हमारा रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट के साइड में हाइड्रोजन ये है और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन की संख्या 2, प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट के साइड में 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, और प्रोडक्ट की संख्या भी क्या हो गई, 4। यानी कि सारा का सारा हमारा खेल खत्म, बैलेंस हो गया। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, बैलेंस हो गया है। अब यहाँ भी देखेंगे कि 2 गुना 2 4 हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, 2 गुना 2 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे काउंट करेंगे। 2 लिख दिए है ना, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया है, तो यहाँ पे 4 हो गया है। ठीक है, इस चीजों को यहाँ पे बात को आपको समझना है। और ये 2 है दोस्तों, इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन का संख्या 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन 1 क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा टेबुलर मेथड से। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 को कैसे बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 में कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक आयरन पार्टिसिपेट कर रहा है मेरे भाई, तो Fe लिख दिए। ठीक है ना। और एक क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन लिख दिए। और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख दिए। ठीक है, तो जो जो भाग ले रहा है आपका केमिकल रिएक्शन में, वो सबको आपको पहले लिख देना है। तो हम लिख दिए, है ना। देखिए आयरन है, इसको हम आयरन Fe का किसका होता है, तो आयरन का सिंबल होता है। ये हाइड्रोजन है, और ये नहीं किया H2O साथ में है तो एक ही साथ लिख देंगे, नहीं, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग लिखना है। ठीक है ना। तो इतने 3 एलिमेंट क्या हो रहा है दोस्तों, आपको भाग ले रहा है। ठीक है, तो तीनों को देखेंगे। अब हमका काम क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में भाग लिया है उसको देखेंगे। तो देखिए आयरन का कितना एलिमेंट है दोस्तों, तो 1 एलिमेंट भाग लिया है ना, तो 1 लिख देंगे।
हाइड्रोजन का कितना भाग लिया है तो 2, तो 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन का कितना भाग लिया है 1, तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो रिएक्टेंट साइड का लिख दिया है, रिएक्टेंट वाला में हम लोग लिख दिए। अब प्रोडक्ट में लिखना है कि आयरन का देखिए 3 लगा हुआ है यहाँ पे, तो आयरन का 3 भाग लिया है, समझ रहे हैं। ऑक्सीजन का 4 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 पार्टिसिपेट किया है। और हाइड्रोजन का 2 है मेरे भाई, तो हाइड्रोजन का 2 लिखेंगे, समझ गए कि नहीं। अब हम लोगों को बैलेंस करना है, तो जरा देखिए तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लगता है आपको, बैलेंस नहीं हो जाएगा। तो किस में, रिएक्टेंट के साइड में आयरन में हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, तो रिएक्टेंट में जाएंगे और आयरन में 3 से मल्टीप्लाई। तो कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आगे में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो बैलेंस ही है। तो हम लोग ऑक्सीजन में जाएंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई। तो देखिए रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किए, तो रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन है रिएक्टेंट के साइड में, तो क्या 4 यहाँ लिख दीजिएगा। हम बार बार बताते हैं कि यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ। और जैसे ही यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्त, तो ऑक्सीजन तो 4 हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जो हमारा 2 था वो 8 हो गया, समझ रहे हैं, 8 हो गया। यानी कि क्या हुआ कि रिएक्टेंट के साइड में हम हाइड्रोजन में 4 से गुना कर दिए हैं, तो रिएक्टेंट के साइड पहले 2 था, अब हम लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये बन गया हमारा। तो जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हैं दोस्त, तो इसको बराबर तो करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो प्रोडक्ट में जाइए हाइड्रोजन में और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब देखेंगे कि 1 गुना 3 क्या हो गया मेरे दोस्त, 3, और ये 3 था, तो 3 और 3 दोनों बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में भी 3 हाइड्रोजन और सॉरी आयरन, और प्रोडक्ट में भी 3। यहाँ 4 दूनी 8 हो गया कि नहीं हो गया, तो 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी, तो ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ 1 गुना 4 4 आया है और यहाँ भी 4 है, तो क्या हो गया दोस्तों, सब रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम है, तो दोनों बैलेंस हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टेबुलर फॉर्म से आपको बैलेंस करना आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जानना है हीट एंड ट्रायल मेथड, तो देखिए यही सब जो रिएक्शन यहाँ पे आपको बताए हैं, उसी को हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से करके आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान के चलिए कि ले लेते हैं H2 ले लिए, उसके बाद O2 ले लिए, ठीक है, और यहाँ बन गया क्या, H2O बन गया। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, बिना टेबल बनाए हुए हम लोग करेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हीट एंड ट्रायल। और हीट एंड ट्रायल का मतलब वो आपको खुद से दिमाग लगाना है और सोचना है कि कैसे इक्वल करना है दोनों तरफ। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। यहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं, पहले ही बताएं कि यहाँ करने पे गलत हो जाएगा, तो 2 से गुना किए तो हम लोग देखें कि ठीक है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2। तो ये देखिए हीट एंड ट्रायल से क्या हो गया, बिना टेबल बनाए हुए क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसको अगर हम बनाना चाहें, कि चलिए इसको बना के देखते हैं। जैसे मान के चलिए Fe है, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, H2O है, ठीक है, और फिर हम लोग क्या किए, Fe3O4, और उसके बाद फिर क्या है, H2 है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करें, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करेंगे, पहले तो आपको देखना है कि आखिर किस में कमी हो रहा है। तो यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 2 है, तो हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन 1 ही है और यहाँ पे 4 है। अब आयरन कितना है दोस्तों, यहाँ 3 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सबसे पहले तो आयरन को कर दीजिए, तो आयरन के लिए यहाँ पे 3 लगा दिए, तो आयरन तो बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब हम लोगों को हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब हमको ऑक्सीजन को करना है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 1 ही है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन 4 करने के चक्कर में हम लोग हाइड्रोजन पहले 2 था, लेकिन 4 से गुना कर दिए तो 8 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, तो 2 है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे, 4 से करेंगे ना, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए पहले भी जब टेबुलर मेथड से हम लोग बनाए थे, 3 4 यहाँ लगाए थे और यहाँ 4 लगाए थे, और इसके हिसाब से भी हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कि आपको इसमें है कि समय का बचत होगा, ठीक है ना।
अगर आप दिमाग लगाते हैं तो समय का क्या होगा, बचत होगा। और दोनों में से किसी तरीके से आप ज़्यादातर आप क्या कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से ही आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बैलेंस करने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए तो अब हम लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ करके आता है मेरे भाई कि आखिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों है ना। तो एनसीईआरटी के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, आखिर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर ये हो जाता है मेरे भाई कि सबसे बड़ा रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है सर, ये तो हमें नहीं पता है, तो अभी हम बताते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है दोस्तों कि जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं तो उसका एक पार्ट होता है क्या, रिएक्टेंट, और दूसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट का। तो जो रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट में कॉपर का एक एटम है, क्योंकि कॉपर अकेला है, तो वन एटम क्या है, किसका है, कॉपर का, और दो एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो जब हम प्रोडक्ट के साइड में भी जाएंगे मेरे दोस्त, तो दो एटम कॉपर का होना चाहिए और दो एटम सॉरी एक कॉपर का होना चाहिए और दो किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। तभी तो नंबर ऑफ एटम सेम होगा तो उसका मास भी सेम होगा, है ना। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब भी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको इस अच्छी तरीके से बनाइएगा, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट ये कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर जो भी है ये सब एलिमेंट है जो क्या है दोस्तों, मैटर ही है। तो वही कह रहा है कि मैटर कभी भी ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉयड होगा, यानी जितना है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद भी बना रहेगा। ठीक है, ये बात कहा। फिर दूसरा में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ एटम केमिकल रिएक्शन में भाग लिए हैं, ठीक है, वो सेम टू सेम प्रोडक्ट में भी क्या होंगे, रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर एक एटम क्या है, कॉपर का है, और दो एटम ऑक्सीजन का है। लेकिन इधर देख रहे हैं तो कॉपर का तो एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का भी एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम एक घट गया। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही रूल के कारण हमें बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दो है, यहाँ एक है, तो हम लोग यहाँ पे दो लगाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हम लोग कॉपर को डिसबैलेंस कर दिए, यानी कॉपर को दो बना दिए। तो हम इधर जाएंगे और इधर भी कॉपर में दो लगा देंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो यही रीजन है दोस्तों कि हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें दोस्तों तो मेनली 5 टाइप को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 सब टाइप्स होते हैं, जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तीसरा है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो इन सभी टाइप को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक एक को लेकर के एक्सप्लेन करें कि आखिर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल क्या होते हैं और कैसे रिएक्शन होगा तो हम पहचान पाएंगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये वीडियो देखने के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कह रहा है इन दिस रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक क्या होगा, सब्सटेंस होगा, जो कि क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट देगा। जैसे कि देखिए ए और बी, ठीक है, 2 है और उससे बना हुआ प्रोडक्ट क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो यही कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है रिएक्टेंट में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है
तो दो से मिला करके क्या बना है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो वही कह रहा है कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आता, इसी को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है कि गैस है, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, दो रिएक्टेंट के साइड में क्या होता है, दो मिला हुआ है। ठीक है, दो को कंबाइन किए हैं तो फिर क्या बना है दोस्तों, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया। उसी तरीके से बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयला को जब हम जलाते हैं तो वहां भी क्या होता है, जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन एक सॉलिड है तो इसलिए इसका स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे S, और ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे गैस है तो इसका स्टेट लिखा हुआ है कि ये गैस है। और जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है। तो हम लोग देख लिए थे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि टूटना। ठीक है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो है क्या होगा दोस्तों, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब स्प्लिट होगा, बिखरेगा, टूटेगा, तब उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए ना, कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट, तो रिएक्टेंट तो यही है, और ये क्या हो गया, स्प्लिट हुआ यानी टूटा है। कितना, टू और मोर प्रोडक्ट में। तो यहाँ तो दो में टूटा हो सकता है, इससे ज्यादा में भी टूट सकता है। ठीक है ना। अब इसमें हम बताए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 सब टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग सबको समझते हैं कि आखिर अंतर क्या होता है। तो कह रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है मेरे भाई, ये रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन, इसमें इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि इसमें जो टूटने का काम होता है रिएक्टेंट का, वो किसके द्वारा होता है, तो हीटिंग प्रोसेस के द्वारा। यानी कि जब आप हीट कीजिएगा तो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटने का काम करेगा। तो देखिए CaCO3 ये क्या है दोस्तों, लाइम स्टोन है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और वो क्या हो गया, टूट गया किसमें, तो CaO और CO2 में टूट गया है। CaO क्या होता है, क्विक लाइम इसको कहा जाता है, जैसा है आप कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। जो घर का जो पहले के जमाने में, जो अभी भी होता है कहीं कहीं, यानी कि दिवाली के समय में जो पेंटिंग वगैरह करते हैं वो इसी से होता है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये क्विक लाइम होता है। तो आपसे पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है कि जो घर का जो पेंटिंग वगैरह करने का काम करते हैं वो किससे करते हैं, तो CaO से यानी कैल्शियम ऑक्साइड से करते हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो कैरिड होता है किसके द्वारा दोस्तों, तो हीटिंग के द्वारा होता है। बाकी जो आपका फॉर्मेशन रहेगा, यानी कि जो फॉर्मेट होगा रिएक्शन का, वो सेम इसी के जैसा ही होगा, क्योंकि ये भी तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बस अंतर क्या है कि इसमें भी टूटने का काम वही होगा, लेकिन यहाँ पे अंतर यही होगा मेरे भाई, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या होगा, स्प्लिट होगा। जैसे H2O है, वाटर है, और वो इलेक्ट्रिसिटी में जब इससे पास करवाइएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। उसी तरीके से जब हम लोग आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक कंपोजिशन रिएक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। तो यही हो गया, कह रहे हैं दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी रिएक्शन है जो सनलाइट के द्वारा अगर स्प्लिट होता है, रिएक्टेंट को स्प्लिट करता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो AgCl है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, जो कि सिल्वर और क्लोराइड में क्या हो गया है, टूट गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 सेकंड में इसको मेमोराइज करते हैं फिर से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है दोस्तों, तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या करता है, टूटने का काम करता है। फिर हम लोग देखेंगे इसके 3 सब टाइप होते हैं, कौन कौन होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय क्या, हीटिंग, और फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो यही अंतर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसको समझते हैं अब। तो कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कि जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए कि 2 एलिमेंट उसमें सॉल्यूशन में है, ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए कि आयरन भी है और CuSO4 का सोल्यूशन है, उसमें हम क्या किए हैं, आयरन को डाल दिए हैं, तो वहां पे कुछ रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के दौरान होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जगह पे ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो अपने जगह को क्या कर लेगा, रख लेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है और BC है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए जो है क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या किया, बी को यहाँ से हटा करके खुद अपने ये ए अपने इस बी को हटा दिया, बी को इधर भेज दिया और क्या कर दिया, ए जो है अपने आप उस जगह को बी के जगह पे अपने आप आ गया है। तो इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये देखिए एग्जांपल से समझिए। जैसे कि कह रहा आयरन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें क्या करते हैं, आयरन का हम लोग क्या करते हैं, टुकड़ा को डाल देते हैं। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। आपको ये समझ में दिक्कत हो रहा होगा कि हम ये कैसे समझेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है। तो उसके लिए हम इधर व्यवस्था करके रखें, पहले इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद उसको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट वाले को क्या करेगा, वहां से हटा देगा। तो देखिए यहाँ पे आयरन क्या किया, कॉपर को हटा दिया है और आयरन खुद कॉपर की जगह पे आ गया और कॉपर कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे हुआ क्या कि आयरन जो है अपना जगह कहाँ बना लिया, कॉपर की जगह पे, और कॉपर को भेज दिया कहाँ, कॉपर को बाहर भेज दिया है। तो ये क्या हो गया, जगह को डिस्प्लेस हो गया, यानी कि जिसके जगह पे जो था अल्टा पल्टी हो गया है। ठीक है, इसी के कारण इसका नाम रखा गया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आयरन ये क्या था दोस्तों, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, इसीलिए ये क्या कर दिया, कॉपर को हटा करके उसके जगह पे खुद आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखे क्या है कि हेयर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये कॉपर से क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब आप लोगों के मन में एक समस्या आ रहा होगा कि सर आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और कम रिएक्टिव कौन होगा। तो ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुत सारे समस्या हो जाते थे कि एक साथ इतना सारा एलिमेंट को याद रखना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता था कि आखिर हम रिएक्टिव सीरीज में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, इसको 2 बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको क्या हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, ये क्या है दोस्तों, तो मरकरी है, और ये क्या है, तो सिल्वर, और ये है गोल्ड। ठीक है, ये सभी का सिंबल लिखा हुआ है। तो आपको इसमें देखना है, के से आपको याद रखना है कि काशी, एन से क्या रखना है, एन से नाथ। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। ठीक है, तो आपको 2-3 बार पढ़ना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में याद रखिएगा, और जब भी कोई रिएक्शन आएगा, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, तो जैसे मान ले के चलिए कि वो आपको याद है, तो यहाँ पे आया है क्या, आयरन और कॉपर सल्फेट। तो आप देखेंगे कि आखिर कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको उस मन में आपको बोलना है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, कौन है, तो जरा देखिए पहले आया है क्या, फीका, उसके बाद कौन है, तो कौन से होता है, कॉपर, तो कॉपर बाद में आया है। तो जो पहले आएगा दोस्तों वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे ऑर्डर लिखा गया है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसका रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, पहला स्थान होगा। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या होगा, पोटेशियम होगा, और सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा, तो गोल्ड होगा। तो गोल्ड जो है दोस्तों क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है इस सीरीज में। ये जितना सीरीज दिया गया, ऐसा नहीं है कि इतना ही सीरीज होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको आधार मान के चला जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो गोल्ड है आपका क्या है, सॉरी गोल्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो गोल्ड जो है दोस्तों क्या है, गोल्ड जो है क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट में अब क्या, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम लोग 3 टाइप तक कर लिए हैं। ठीक है, तो चौथा पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 2 कंपाउंड। तो आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा होगा कि आखिर ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन क्या है। तो बहुत सारे लोगों को तो आयन ही समझ में नहीं आता होगा। तो जैसे यहाँ पे पहले समझिए कि आयन हम कहते कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये Na है, तो इसको आप समझते होंगे कि सर ये तो सोडियम है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आयन कैसे होता है। तो आयन की अगर हम बात करें तो आप 8 क्लास या 9 क्लास में आप पढ़े होंगे कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो
तो जितना वैलेंसी होता है दोस्तों उस पे उसका क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। जैसे इस पे 1 होता है तो हम लोग प्लस चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सोडियम आयन। समझ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम आयन बोलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है मेरे भाई, तो नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 लेंगे चार्ज। क्लोरीन का भी वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना हो गया, -1, तो इसको हम कहेंगे क्या, तो इसको हम कहेंगे क्लोरीन आयन कहेंगे। समझ रहे हैं। अब तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया। ठीक है, अब ये सिर्फ Cl रहता है तो इसको हम सिर्फ क्या कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आयन क्या होता है और आखिर। ठीक है, तो अब जरा समझिए, यहाँ पे कह रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन 2 कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, Na2SO4 है और यहाँ पे BaCl2 है। ठीक है, इसी से मिलकर के क्या बना है, एक प्रोडक्ट बना है। तो हम लोगों को समझना है कि आखिर ये जो Na है, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है Na2, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि Na लिखेंगे, ठीक है, और SO4 लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे Ba है और क्या हो गया दोस्तों, Ba है और Cl है। तो यहाँ पे Na के लिए क्या है, Na का वैलेंसी कितना है मेरे भाई, तो 1 है। तो हम अभी बताए थे कि जो भी उसका वैलेंसी होता है उसका क्या होता है, उस पर चार्ज आता है, तो प्लस का 1 चार्ज आ गया। इसका अगर वैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे 2 होता है, तो इस पे हम लिखेंगे ऐसे 2, पहले हम लोग नंबर लिखते हैं उसके बाद उसमें प्लस या माइनस लगाते हैं। तो इसका कितना हो गया, -2 हो गया। Ba ये बेरियम होता है, इसके एटॉमिक नंबर 56 होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस हो गया। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सभी के सभी को हम क्या कर दिए, आयन के फॉर्म में लिख दिए हैं, सारे को क्या किया, आयन के फॉर्म में। अब यहाँ पे कह रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, तो म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे सोडियम के पास क्या है, 1 एक चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज। अब ये 1 के साथ क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ मैच करेगा और इसके पास 2 है और इसके पास क्या है मेरे भाई, 2 है, और इसके पास भी क्या है, 2 है, तो ये दोनों इसके साथ मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे रिएक्शन में कि Na2SO4 है, तो Na किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ। देखिए NaCl के साथ मिला है, तो यहाँ पे क्या बना है, NaCl। और जो बेरियम है दोस्तों वो किसके, BaCl2 जो है, यहाँ पे Ba किसके साथ मिला, SO4 के साथ, यानी कि इसके पास 2 चार्ज था, इसके पास भी 2 ही चार्ज था, तो SO4 किसके साथ, बेरियम के साथ मिला, यानी कि 2 वाले के साथ। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता क्या है, यानी कि जिसका चार्ज जितना होगा वो प्रयास करता है क्या, कि वो अपने सिमिलर चार्ज वाले के साथ क्या करना है, कंबाइन करना। तो देखिए Na जो है किसके साथ मिला है, ये Na की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ये Na की जो बात करें, ये किसके साथ मिला है, Cl के साथ। ठीक है, और ये SO4 की अगर हम बात करें तो ये किसके साथ मिला है, तो ये आपको मिल गया है किसके साथ दोस्तों, SO4 मिला है Ba के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप नया प्रोडक्ट बना क्या, BaSO4 बन गया और NaCl बन गया हो। तो उम्मीद करते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आएगा। चूंकि डबल इसलिए नाम लिखा गया क्योंकि 2 बार क्या हो रहा है, अपना जगह को बदल रहा है। पहले देखिए Na था, Na अपना जगह बदल करके यहाँ लेके गया, और बेरियम जो था, बेरियम भी अपना जगह बदला, तो 2 बार जगह बदला हुआ है, 2 बार क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए लास्ट टाइप, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमारा 5वां टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन एंड क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से समझने से पहले हम लोग सबसे पहले वर्ड को समझेंगे, ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे और रिडक्शन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में, जैसे कि मान लीजिए कि ये है हमारा कोई रिएक्शन है, ठीक है, तो किसी भी सब, जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, तो इस सब्सटेंस में अगर प्रोडक्ट में जाकर के ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे ये हमारा कॉपर है मेरे भाई, और क्या हो गया, इधर जाकर के, मैं इसको ब्लैक से कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कॉपर है और इधर जाकर के क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ऐड हो गया, जैसे पहले कॉपर था और ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये तो हो गया कि ऑक्सीजन का ऐड होना, तो ऑक्सीजन का ऐड होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लिखेंगे कि यह क्या हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा रहता है सब्सटेंस यहाँ पे जो बाद में जाकर के क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, यानी कि इधर हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है और इधर जाकर वहां से हट जाता,
तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता तब भी हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो ये तो यहाँ पे समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। अब देखिए रिडक्शन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस से अगर क्या होता है ऑक्सीजन का हट जाना, यानी जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो ऑक्सीजन अगर हट जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर ऑक्सीजन मान लीजिए कि यहाँ पे है, देखिए और H2 है और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये भी तो ऑक्सीडेशन है। और इसको अगर हम देखते हैं कि पहले क्या है, ये है हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे CeO है और इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है मेरे भाई, तो ये CeO जो है वो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, तो ये हमारा रिडक्शन है। ये क्या हो गया मेरे भाई, तो ये रिडक्शन हो गया। लेकिन इसी में हम देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो ये हाइड्रोजन जो है इधर जाकर के क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अभी हम पढ़े हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर हमारा कोई एक ही इक्वेशन में, एक ही केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यानी उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया होगा। जैसे ये एक इक्वेशन है, पूरा क्या है, एक इक्वेशन है, इसी में एक रिडक्शन भी हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तब इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, दो नाम से जाना जाता है। एक तो हम लोग कहते हैं क्या, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, या तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ये था हम लोगों का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टोटल 5 टाइप थे, तो जो कि बारी बारी से हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टाइप में आपको क्या दिक्कत हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे वो करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि आखिर ऑक्सीडेशन से हमारे डेली लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन होने के कारण बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, मेटल का बना हुआ वस्तु जो है खराब हो जाता है। वो कैसे, तो उसको हम कहते हैं कोरिजन। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कोरिजन क्या होता है कि व्हेन अ मेटल एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड etc फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज वीकनेस टू द मेटल, हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड। तो ये क्या है, इसको अभी हम समझाते हैं। एक्सपोज्ड का मतलब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी मेटल का बना हुआ वस्तु, जब मेटल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए लोहा का बना हुआ है, या फिर स्टील का बना हुआ है, या फिर कॉपर का है, या फिर सिल्वर का है, या फिर गोल्ड का बना हुआ है, तो क्या होता है कि कुछ समय तक अगर हम एयर, मॉइस्चर और वाटर या फिर एसिड के कांटेक्ट में, एक्सपोज का मतलब हुआ कि कांटेक्ट में अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें एक लेयर बन जाता है, ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। तो आपको पता ही होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, ये क्या हो जाता है, उस मेटल पे एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, और वो लेयर को बनने से क्या होता है, मेटल को कमजोर कर देता है, विच इज वीकनेस टू द मेटल, यानी कि वो क्या करता है, मेटल को कमजोर करता है। और इस प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि मेटल क्या हो गया है, तो कोरोइड हो गया है, यानी कि उस मेटल क्या हो गया है, मेटल में जंग लग गया है। हम लोग कहते हैं ना कि मेटल में जंग लग गया है, तो यही कोरिजन क्या है, तो एक तरह से किसी भी मेटल में जंग लगना। अब लोहा में जंग लगता है, जैसे कि देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन है, एग्जांपल में क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आखिर जब ठीक है रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो आयरन में जब जंग लगता है तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। तो आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन ये करता है कि आखिर सिल्वर में जब क्लोराइड हो जाता है तो उसका कलर कैसा होता है। ठीक है, कॉपर जब में क्लोराइड हो जाता है तो उसका कलर कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जब सिल्वर क्लोराइड होता है दोस्तों, तो ब्लैक कोटिंग का लेयर आ जाता है। बहुत दिनों तक हम लोग सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह को यूज करते हैं, तो देखते हैं कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि जब वो एयर, वाटर, ये सब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक ब्लैक कोटिंग, यानी कि हल्के काले रंग का परत बैठना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसको ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। उसी तरह से जो कॉपर का बना हुआ वस्तु होता है, जैसे मान लीजिए कि कॉपर का कोई बना हुआ वस्तु है,
जैसे कि मग वगैरह घर में यूज करते होंगे कॉपर का पानी पीने के लिए, कुछ समय बाद उसमें देखते होंगे कि एक ग्रीन कलर का लेयर क्या हो जाता है, उसमें बैठ जाता है। तो वो क्या हो गया, एयर वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के कारण, यानी कि एयर में आने के कारण उस पर क्या हो गया, एक ग्रीन कोटिंग क्या हो गया, एक लेयर बैठ गया। तो वो किसके कारण हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा कि कोरिजन क्या है। तो चलिए अब हम लोग कोरिजन को देख लिए कि ठीक है कोराइड हो जाता है मेटल, लेकिन इसको बचाने के लिए आखिर हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट कोरिजन, यानी कोरिजन से किसी वस्तु को कैसे हम बचा सकते हैं। तो कोरिजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, यानी कि मेटल में अगर कोरिजन हो जाता है तो उसको हम पेंटिंग, एक प्रोसेस है पेंटिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पेंटिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, मेटल को हम लोग कोराइड होने से कुछ समय तक बचा सकते हैं। जैसे आप घर में क्या करते हैं, खिड़की सब लगाते हैं, ग्रिल वगैरह लगाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आयरन का रहता है, उसमें तुरंत आप नया में ही क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्यों, पेंट करने से क्या होता है, जब उस पर पानी वगैरह पड़ेगा तो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कोरिजन उसमें नहीं होगा। इसी के लिए तो हम लोग घर में पेंट करते हैं। तो ये तो हो गया आयरन की बात, कि आयरन में हम लोग क्या कर दिए, पेंटिंग के माध्यम से उसको ठीक कर देते हैं, यानी कुछ समय तक उसका लाइफ बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसा, जैसे मान लीजिए कि साइकिल का चैन है, तो वो भी तो लोहा का है, लेकिन वहां पे आप पेंट करेगा तो आपका साइकिल चलने में बहुत ही दिक्कत होने लगेगा। तो वहां पे ग्रीसिंग किया जाता है, यानी कि ग्रीस देने से क्या होता है कि वहां पे जंग भी नहीं लगेगा, कोरिजन भी नहीं होगा, और आपका स्मूथली साइकिल आप चला भी सकते हैं। तो ग्रीसिंग किया जाता है। फिर गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जिंक का लेयर को आप चढ़ाया जाता है। जिंक का लेयर चढ़ाने से भी क्या होता है कि एयर मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। क्रोमियम प्लेटिंग क्या होता है, तो क्रोमियम प्लेटिंग भी एक प्रोसेस है, जिसके कारण क्रोमियम का पतला सा लेयर को क्या किया जाता है, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इसको भी मतलब क्रोमियम प्लेटिंग करने के बाद भी क्या होता है, कोरिजन को घटाया जा सकता है, इसके द्वारा भी कोरिजन को बचाया जा सकता है। एलोइंग मेटल क्या है, एलोइंग मेटल का मतलब वो, जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं, तो थाली में हम लोग खाना खाते हैं, रोज दिन थाली को धुलना होता है, तो रोज दिन वो क्या होगा कि एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा। अब मान लीजिए लोहा का थाली रहेगा, हम लोग खाएंगे, पता चलेगा 1 महीना में जंग लग गया और थाली को फेंकना पड़ गया, तो कितना ज्यादा मनी का वेस्टेज होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि हम लोग इसमें बहुत सारे मेटल को मिला करके एक स्टील का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एलोइंग मेटल का मतलब हुआ कि बहुत सारे इंप्योरिटीज को ऐड कर देना। ठीक है, तो इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, तो आप देखते होंगे कि स्टील में भी चुंबक को आप सटाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो चिपक जाता है, इसका मतलब उसमें आयरन भी है। और लेकिन टोटली क्या होता है, आयरन तो नहीं होता, बहुत सारे मेटल को उसमें मिला करके बनाया गया, तो इसी को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलोइंग मेटल। तो आप देखते होंगे कि स्टील बहुत दिन तक चलता है, उसमें ज्यादा कोरिजन नहीं होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, क्या होता है, कोरिजन से बचाने के लिए। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा एनसीडीटी एनसीईआरटी का, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए एनसीडीटी क्या होता है। हम लोग डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय क्या करते हैं, ऑयली वगैरह जब भोजन हम लोग करते हैं, ज्यादातर घर में अगर मान लीजिए ऑयली फूड बना है, ठीक है, यानी मान के चलिए कि पूड़ी वगैरह हम लोग बनाए, ठीक है, या फिर सब्जी ही बनाए, उसमें क्या किए हैं, तेल वगैरह ज्यादा दे दिए हैं, तो वो देखते हैं कि कल होकर के बहुत जल्दी वो सब्जी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, तो ये होता क्या है कि देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी है क्या, कि जब हम लोग फैट और ऑयल वाले बने हुए वस्तुओं को जब एयर के कांटेक्ट में वो आता है, तो क्या हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि क्या हो गया है, रेंसिडिटी हो गया। उसी को हम लोग क्या बोले, उसका एक टर्म दिया गया है, क्या, रेंसिडिटी। तो यही हो गया। तो फिर हम लोग जैसे रोटी ही बनाते हैं, तो क्या होता है, जब गरम गरम रोटी खाते हैं तो अलग टेस्ट का लगता है, लेकिन कल हो गया वही रोटी को खाइए तो फिर पता चलेगा कि उसका टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, रेंसिडिटी हो गया। कह रहा है कि हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में ले जा करके रख देते हैं, तो 1 दिन 2 दिन तक क्या होता है, वो सही रहता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि बाहर के एयर के कॉन्टेक्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ऑक्सीडेशन जब तक नहीं होगा, वो वस्तु क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो एक तो रीजन ये है दोस्तों कि कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि हम लोग क्या करें, रेफ्रिजरेटर में किसी भी फूड को रख देते हैं, तो कुछ समय तक क्या होता है, रेंसिडिटी होने से हम लोग बचा लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम लोग देखते होंगे कि क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि निमकी वगैरह जो बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक क्लोज डब्बा, मान लीजिए ढक्कन लगा के अच्छी तरीके से टाइटली जब पैक करते हैं, तो वो बहुत दिनों तक क्या करता है, अच्छा रह जाता है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखिएगा कि उसको
बहुत दिन तक जो ऑयल में मतलब तला हुआ चीज है उसको आप रख दीजिए, ठीक है, और बहुत दिन बाद तक उसको खाइएगा तो पहले जैसा टेस्ट नहीं लगेगा, टेस्ट में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें धीरे धीरे बाहर का एयर आ गया है, एयर के कांटेक्ट में होने के कारण उसमें ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीडेशन होने से क्या हो गया, हम पहले ही पढ़ लिए हैं कि एसिडिटी हो गया, और एसिडिटी होने के कारण उसका टेस्ट क्या हो जाता है, टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं कि पैकिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस। पैकिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस क्या है, हम लोग देखते हैं चिप्स वगैरह कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं तो वहां पे आप लोग कहते हैं कि चिप्स कम दिया है और एयर ज्यादा भर दिया है, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया, ठग दिया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन वैसा वो बात तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मेनली रीजन ये होता है कि हम लोगों को चिप्स वगैरह को बहुत ज्यादा दिन तक बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। और नाइट्रोजन गैस को ही क्यों भरा जाता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, यानी कि रिएक्टिव कम होने के कारण हमारे भोजन जो उसमें रखा हुआ रहता है, चिप्स कुरकुरे, उसके साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण वो बहुत दिनों तक क्या रहेगा, फूड जो है सेफ रहता है। इसी कारण नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो आज के बाद वो जो चिप्स बनाने वाला कंपनी है उसको गाली उली मत दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है कि ऐड एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है 2-3 तरह का होता है, ये आपको जानना नहीं है, बस एक पॉइंट को यहाँ पे जानना है कि एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड को भी ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिडिटी से भोजन को बचा सकते हैं। अभी तक हम लोग दोस्तों अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया है, लेकिन 2 क्वेश्चन और भी बचा हुआ होता है, यानी कि 2 पॉइंट आपको जानना है। वो क्या है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन तो 5 टाइप का पढ़ लिए हैं, अब 2 पॉइंट और है जो कि अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, हीट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम बात करें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन को 2 और भी भागों में बांटा गया, उसको जानेंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर का क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। ये दोस्तों इस चैप्टर का क्या है, लास्ट स्लाइड है और लास्ट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद आपका चैप्टर 1 अच्छी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक इस चैप्टर में बने हुए होंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक आप लिखते हुए देख रहे हैं दोस्तों, या फिर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से फ्री में पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी का क्या किया है इस एक वीडियो में आपको समाप्त कर दिया गया। इससे ज्यादा आपको 10th में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट करके अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा चैप्टर 1 में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा आपसे, एक एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और ये दोस्तों ये तो हमारा पहला वीडियो है जो कि थ्योरी का वीडियो है, और एक और वीडियो आएगा जिसमें एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन को सोल्यूशन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक देख लीजिएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आखिर ये केमिकल रिएक्शन जो है टेम्परेचर के आधार पे 2 तरह से बांटा गया है। एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है दोस्तों, इट इज ए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जब कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन होने के दौरान जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ अगर हीट भी रिलीज हो रहा है, तो जब हीट रिलीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब हमें क्या करना पड़े, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से के समय अगर हम किसी एनर्जी को देते हैं, यानी कि कह रहा है एंडोथर्मिक में क्या होता है, इट इज ए रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हम किसी भी एनर्जी का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, या फिर सोलर एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी को देने के बाद हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक्सोथर्मिक में हम क्या बताए थे कि रिएक्शन होने के दौरान जब प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ वो हीट भी रिलीज करता है। तो देखिए यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल है, तो कोल को अगर हम जलाते हैं तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और बताइए कि कोयला जलाते हैं तो आपको हीट एनर्जी नहीं मिलता है ना, तो साथ में CO2 गैस के साथ में क्या मिलेगा, आपको हीट मिलेगा। तो यहाँ पे आप हीट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस देखिए CH4 है, तो ये क्या है दोस्तों, मीथेन है। तो नेचुरल गैस को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा दोस्तों, हीट मिलेगा। हीट मिलेगा तभी तो हम कह पाएंगे कि ये कैसा रिएक्शन है, तो ये हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उसी तरीके से एंडोथर्मिक में हम बताए हैं कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को अगर हम किसी एनर्जी देने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है तब हम उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये वाटर है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास करवाए हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिला है,
ठीक है। उसी तरीके से अगर हम CaCO3 को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट देंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। यानी क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। इस तरीके से क्या हो गया दोस्तों, इसी पॉइंट पे चैप्टर ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे। और दोस्तों देखिए कितना मेहनत से आपको पढ़ाया गया है। तो आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो आपको किस तरह मतलब कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इससे मेरा भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए किसी को भी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो और भी आगे इसी तरह का वीडियो लाया जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।